All right. So today we are going to discuss about our paid course. Okay, paid batch. Okay. तो सबसे पहले आई थिंक आपको इतना बेसिक्स आइडिया हो गया होगा, राइट, कि पेपर कितने होते हैं, प्रीलिम्स में कितने होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, राइट। और जिनको भी नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। मेंस में मेन क्या होता है, मेंस है ना। पीटी अगर आप पास भी कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि आपका मेंस क्लियर ना हो, है ना। मेंस आपका कट ऑफ पार होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली कट ऑफ, कट ऑफ जो अगर मेंस है ना बॉर्डर लाइन पे रहेंगे तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मेंस का भी कट ऑफ आपका हाई मार्क्स के साथ क्रॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपका बेसिक बेसिक कितने टोटल मार्क्स होते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा काउंट करके, है ना। इतने सारे एंड फाइनली आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका 1050 था, 1050, तो ये 1050 में प्लस 100 कर दिए तो आपका हो जाएगा 1150। दिस इज ऑल अबाउट जेपीएससी का पीटी मेंस एंड इंटरव्यू का साइकिल। ओके, इस हिसाब से जेपीएससी का जो सिविल सर्विस है काम करता है। आई होप इतना तो आपको पता है। ओके, और आज हम देखेंगे जेपीएससी का जो सबसे लेंदी पेपर है और सबसे डिफिकल्ट पेपर, लेंदी के साथ साथ डिफिकल्ट, है ना। इसको हम देखेंगे और इसका क्वेश्चन जो पूछता है वो मैं आपको बहुत सारे वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के पेपर के क्वेश्चन को। देखिए, ये आपका है 7th to 10th जेपीएससी मेंस। ओके, क्वेश्चन मैं अगेन हमें अभी भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूँगा कि जो जेपीएससी का मेंस का पेपर है किसी भी सब्जेक्ट का, दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जेपीएससी का मेंस का, क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है ना। वो अभी आपको पता चल भी जाएगा कि कैसे इजी रहेगा। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि राइट ए नोट ऑन इंडिया 5 ईयर प्लान। अब पाँच, जो आपका पंचवर्षीय योजना है उसमें आपको ऐसे लिखने के लिए बोला है, राइट, नोट। तो सिमिलरली एक और था बजट, राइट ऑन ऐसे ऑन बजट, वो भी मैं आपको डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है 40 मार्क्स को लेकर। तो आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को 40 मार्क्स के हिसाब से टैकल कर पाओ। सिमिलरली आप देखो, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, है ना, जो आपका वैश्वीकरण है उसका इम्पैक्ट। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म्स, तो भी 40 नंबर में, 40 मार्क्स में। हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्रों के सुधारों की व्याख्या करें। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पूछता हूँ कि चलिए मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि आपका 14 जेपीएससी में यही सब क्वेश्चन आ गया, इसी टॉपिक से आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, टॉपिक जो भी बोलना है अगर आ गया, है ना, आपको पता है तब भी आप नहीं लिख पाओगे सही से। ठीक है, क्योंकि ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, और खासकर तो इकोनॉमी का पेपर है, वो तो आपका 100% आपका करंट अफेयर्स पेपर है। ठीक है, तो अगर आपने पहले भी अगर ये पेपर पढ़ के रखा है तो वो, हाँ, वो आपका बेसिक के लिए काम आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन आपको डेटा डालने के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपको झारखंड इकोनॉमिक सर्वे हो, झारखंड का बजट हो, है ना, यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे हो, और यूनियन का बजट, एटलीस्ट ये पेपर को हैंडल करने के लिए, राइट। तो और आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा कितने टॉपिक रहते हैं एक एक पेपर में, है ना। आज खासकर ये वाला पेपर में देखो, जैसे कि ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, एंड देन ग्रुप डी। और एक एक ग्रुप का देखिए कितने सारे टॉपिक है ना, कितने सारे टॉपिक है। और फाइनली अगर टॉपिक को देखो कितने सारे टॉपिक है, 33 टोटल टॉपिक। सब टॉपिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो फूड सिक्योरिटी, है ना, उसके बाद आपका गवर्नमेंट स्कीम पूरा मनरेगा, इस टाइप की चीज़ें हैं। और डिटेल्स में जो जाएंगे तो फॉर एग्जांपल
अगर प्लानिंग स्ट्रेटजी है तो 5 ईयर प्लान क्या है, एनडीसी क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है, राइट। तो ये सब उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ। तो तब भी अगर आपका मोटा मोटा देखा जाए तो टोटल टॉपिक कितना बन जा रहा है? 33। 33 टोटल टॉपिक बन रहा है। अब 33 टॉपिक में अगर एक 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 दिन भी दोगे तो आपका एक मंथ से ज़्यादा जा रहा है ना, 1 मंथ। कब? जब आपका, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि जो मेन टॉपिक है, अगर सब टॉपिक को और डिटेल में आप पढ़ने के लिए कोशिश करोगे तो ये और ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो मान के चलिए 40 डेज, है ना, 40 डेज तब भी नहीं होगा। तो एक पेपर, सिमिलरली सारे पेपर का वही सिचुएशन है। तो एक पेपर अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो खुद से तो ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? आप पहले आपको पहले स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स, मतलब डायनेमिक कंटेंट के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 40 दिन, सोचिए, अगर चार मतलब 33 टॉपिक है तो 33 + 7 दिन आपको करंट अफेयर्स के लिए दे रहा हूँ। तो एक पेपर अगर आपका ले रहा है, मान के चलो 40 डेज, तो इसको 4 पेपर है तो चार चार, एक सेकंड, तो 4 पेपर से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 40 × 4 मतलब 160, ठीक है। मतलब आपका ऑलमोस्ट 5 दिया, मतलब 5 महीना से ज़्यादा, है ना, 5 मंथ से ज़्यादा। प्लस आपके पास क्या है? आपके पास लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला भी पेपर है, ठीक है। और ये कब कर पाओगे? जब आपका फंडामेंटल सही है तब। नहीं तो ये 1 मंथ मतलब 1 ईयर लग जाता है। ओके, 1 साल अगर जब फ्रेशर बच्चे हो तो उसको तो लग ही जाएगा। ओके, मैं इसलिए नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम टाइम में नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है आप बताओ? इतने सारे टॉपिक दे के रखा है तो किसको नहीं पढ़ोगे आप? करेक्ट। तो अब अभी भी जिसको लगता है ना, कि नहीं हो सकता है या तो मैं तो कर लूंगा, है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है यार मैं तो कर लूंगा, है ना। जब एक तो नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के बाद हम कर लेंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद हम कर लेंगे। आप देखो क्वेश्चन, अब मतलब सिलेबस का डेप्थ देखो, कितना सिलेबस में दे के रखा है, मतलब सिलेबस तो देखिए आप लोग, कितना पढ़ना होता है, राइट। तो चलो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी अगर अभी से स्टार्ट करोगे तब भी आप लेट हो, ठीक है। अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तब भी लेट हो। अगर आपका नेक्स्ट जेपीएससी एग्जाम अगर विद इन 10 मंथ्स ले लेता है, विद इन 10 मंथ्स, ठीक है, मेंस अगर हो जाता है, तब आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप सही टाइम से स्टार्ट करोगे। कब? अगर आप आज से शुरू करते हो तो। नहीं तो आप देखो कितना टाइम आगे सिलेबस में लगने वाला है, ठीक है। ऑल राइट। तो ये हमारा आज का बैच इसलिए है कि देखो, आज से हमने बैच को इस ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ओके, बैच स्टार्टेड। और इस बैच में हम क्या करेंगे? हम जो बेसिक चीजें जो बच्चे मिस कर जाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे हैंडल कर पाओगे? क्वेश्चन इजी रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन इजी, मतलब ऐसा आपको देख के लगेगा ही नहीं क्वेश्चन इजी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप यहाँ पे देखो, एक सेकंड गाइस, देखो क्वेश्चन इजी है, सिंपल पूछा गया है। ओके, मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। तो अब हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि हमारा टारगेट कितना कितना में हमारा सिलेक्शन होगा। तो आपका टारगेट एटलीस्ट 130 to 135 के बीच में होना चाहिए सारे जीएस पेपर में, ये टारगेट। क्यों? क्योंकि इतना टारगेट नहीं करोगे तो आप फिर 110, 115, है ना, फिर ये सब आपका काम का नहीं रहेगा। इतना नंबर से अगर लाओगे तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। आज के डेट में जो कंपटीशन इतना हाई हो रहा है, तो आपका टारगेट इतना होना चाहिए, तो आप गिरते पड़ते नहीं तो कम से कम 120, 125 के रेंज पे जाओगे, थोड़ा बहुत आपका मेंस क्लियर हो सकता है। बट ये भी श्योरिटी नहीं है कि फिर आपका रैंक कितना आएगा क्या नहीं आएगा। ओके, अगर आपके अच्छे रैंक के साथ आपको मेंस क्लियर करना है तो फिर आपको टारगेट इतना लाना ही पड़ेगा, है ना।
तो इसीलिए हमने क्या रखा है चारों जीएस में कि, और इतना लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने सारे करंट अफेयर्स हैं या तो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स सारे जीएस पेपर का कौन सा टॉपिक कहाँ पे इंटरलिंक हो सकता है ना, करंट अफेयर्स में, बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में कौन सा डेटा कहाँ पे फिट हो सकता है, वो सब आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, है ना। तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि मतलब कोई की हिस्ट्री में कैसे होगा, ऑब्वियसली हिस्ट्री में करंट अफेयर्स नहीं डाल सकते तो नहीं डालेंगे, है ना। बाकी जो पेपर है वहाँ पे हम डाल सकते हैं, राइट। तो ये सब हमारा प्लान है, ओके। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करके, है ना, ऐप डाउनलोड करके, तो अभी इस वीडियो को आपको देखना तो समझ में आ जाएगा। इसमें आज एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, सेम क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा जो है ना, कि अदर इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता है, राइट। वन सेकेंड, ओके। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ ना, कि झारखंड में, है ना, झारखंड में इस अप्रोच के साथ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, जो अप्रोच मैं बताने वाला हूँ। ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो क्या, इससे पहले भी जितने सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाला हूँ, अभी अपलोड किया हूँ, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम डिस्कस करते हैं, और आज हमारा ऑफिशियली डे वन हो चुका है इस प्रोग्राम का। जिसको ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड करके, है ना, हमारा इस कोर्स का पार्ट बन सकते हो, राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑल राइट, वन सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन आपको बताया कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वाला, ठीक है, और वाला हम देखेंगे। ऑल राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये बताओ कि हम कोई भी चीज या तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्या सोच के करते हैं, और 40 मार्क्स का आपको ध्यान में रखना है। ये 40 मार्क्स, कि देखिए आपका टारगेट क्या है, 40 मार्क्स। अब इस 40 मार्क्स में आपका मैक्सिमाइज कैसे हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले देखिए पूछा गया है कि कितना इजी क्वेश्चन है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डील करने के लिए आपके पास क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये यही पता होना चाहिए ना, कि हमारे हमको चाहिए क्या 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 लिखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स तो डालेंगे हम, ऑब्वियसली बात है ना। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा, करंट ट्रेंड आ जाएगा, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपका जो बजट हर साल कृषि के लिए, आपको पता है ना, कृषि के लिए बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है, उसको आपको देना पड़ेगा। रिफॉर्म्स की बात कर रहा है ना, तो रिफॉर्म्स में तो बहुत सारे रिफॉर्म्स रहता ही है। स्कीम्स क्या है, स्कीम्स आर पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स, राइट। और सिमिलरली स्कीम के साथ साथ बजट का कितना बजट एलोकेशन है, तो ये सब क्या है कि बाकी लोग कंटेंट नहीं डालते हैं, तो आपको ये सब डालने के लिए कौन सा, और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे सुन के लग रहा होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, इजी है ना। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ कि बेसिक कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कि हम कैसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, फिर आपको थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ भी लेके जाएंगे, ओके। तो हमारा ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये मेंस है ना, स्पेसिफिक है। 15 जून, है ना, आज है, आज से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे, राइट। सेम चीज कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका मार्क्स 110 115 के बीच में आ रहा है तो फिर आपका कटअप शायद भी ना हो, है ना, क्रॉस। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर, ओके, सेक्टर में हमारा क्या था, रिफॉर्म्स, है ना, एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, मतलब सुधार, है ना। यूँ बोलो कि कृषि में सुधार, ओके, है ना। तो रिसेंटली गवर्नमेंट का क्या क्या, हमारा क्वेश्चन मेनली यही है।
तो सबसे पहले आपको हमेशा कहता हूँ कि किस टाइप से पॉइंट आपको निकाल के लाना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट डालो कि हमारा प्री इंडिपेंडेंस, है ना, मतलब आज़ादी से पहले क्या था सिस्टम, उस पे जाओ, प्री इंडिपेंडेंस। ओके, फिर आप दूसरा पॉइंट निकालो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, करेक्ट। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद, करेक्ट, ऐसे आप निकालोगे पॉइंट। अब प्री इंडिपेंडेंस में क्या होगा, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, अब देखो यहाँ पे इसलिए बोलता हूँ ना, मैंने क्या नाम दिया इसको कि इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। अब इंटरलिंकिंग कैसे होता है, अब देखो जब हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो कि ब्रिटिश का जो हमारा पॉलिसी था, है ना। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज, यही सब पॉइंट आपको, और ये सब क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हो ना, तो फिर आपका क्वेश्चन कैसे भी हो आप लिख लेते हो, है ना, आप लिख लिख लेते हो। और इसके लिए आपको कहीं नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने सही से सुना हो पढ़ा हो तो हमने सुना है कि ब्रिटिश का पॉलिसी क्या था, आप बताओ। काफी एक्सप्लॉयटेटिव था, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग काफी हमारे, ऐसा पॉलिसी था कि हमारे जमीन पे, है ना, काफी क्या करा था, हाई टैक्स लगाता था कि नहीं लगाता, बताइए। ये आपको पता है, लेकिन क्या आपको जब ये क्वेश्चन देखा आपने, तो आपको लगा कि यार इसकी पॉइंट यहाँ पे ऐड हो सकता है, बट यहीं पे आप लोग मार्क खा जाते, है ना, कि इस पॉइंट को यहाँ पे हमको डालना था। हाई टैक्स, है ना, जमीन पे क्या होता था, हाई टैक्स होता था, ठीक है। प्लस कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकता था फसल का, जो फसल में कोई सिक्योरिटी नहीं, जैसे आज की डेट में हम एमएसपी देते हैं, राइट। एमएसपी हो गया, है ना, इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया। तो उस टाइम पे था, नहीं था, क्या था, हाई टैक्स था, मतलब, ठीक है, नो सिक्योरिटी ऑन क्रॉप्स, ठीक है। और उस टाइम पे किस टाइप के हम लोग फसल उगा देते, हम जनरली उस समय हम जिसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, ठीक है। अब हिंदी में किसको पता है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कैश क्रॉप को, कोई बता सकता है ना, कैश क्रॉप, क्या किसको बोलते हैं कैश क्रॉप, बोलिए। तो हिंदी मीडियम के लिए भी कोई मतलब ये नहीं है, ये सब चीजें दोनों के लिए हो जाएगा इजी, मतलब बाइलिंगुअल चलेगा, है ना, इसलिए हिंदी मीडियम के लिए भी कुछ मतलब दिक्कत वाली नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नकदी फसल। कैश का मतलब ही हो गया नगद, नकदी फसल। ओके, तो ब्रिटिश के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, नकदी फसल उगाते थे, राइट। और नकदी फसलों का कौन कौन सा मेजर था, कॉटन, इंडिगो, है ना, नील की खेती, आपको पता है, नील विद्रोह भी हुआ था, कॉटन। और यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटिश ले जाता था अपने वहां पे, और फिनिश्ड गुड हम लोग को बेचता था। दैट मीन्स एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, हाई टैक्सेस ऑन लैंड, नो सिक्योरिटी, और कैश क्रॉप पे ज्यादा फोकस होता था। प्लस फूड का शॉर्टेज होता था, है ना, जैसे कि हमारा अभी फूड सिक्योरिटी है ना, आप लोग पढ़ते हो इकोनॉमी में फूड सिक्योरिटी। तो क्या उस समय हमारे पास फूड सिक्योरिटी था, नहीं होता, इसलिए हमारे क्या होता, नो फूड सिक्योरिटी, और फेमाइन भी आता था, राइट। आप बताओ कि ये सब चीज आप लोग को आता है कि नहीं आता है, आता है। लेकिन क्या ये सब चीज आप लोग को इस क्वेश्चन जब आया तो समझ में आया आप लोगों को कि इसको डालना था, नहीं, है ना। उस समय काफी अकाल पड़ता था, राइट, अकाल, फेमाइन। ये सुनो, ब्रिटिश के टाइम पे ऐसा होता था कि नहीं। तो इसीलिए जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात आया, सुधार की बात, तो क्या हम सिर्फ ये सोचेंगे, क्या हमारा डायरेक्टली हम जितने हमारे जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है ना, फॉर एग्जांपल ई नाम, है ना, एपीएमसी, तो डायरेक्टली हम यहीं पे आ जाएंगे, नहीं। आप सोचो कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है, देखो 40 मार्क्स का है, नहीं भी पूछा है तो आप, अगर आपको कंफर्म है कि आपको वो एक सीट रिजर्व करना है, तो आप दूसरे से अलग लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और आप स्टेट का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट जो सर्विस है ना, टॉप मोस्ट सर्विस स्टेट का, उसके लिए आप जा रहे हो, तो दूसरे से अलग कैसे लिखोगे, जब तक ये सब पॉइंट नहीं डालोगे। और तो अलग दिखने के लिए अलग लिखना पड़ेगा, तभी तो आपको अलग मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि हमारा जो कोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब जब ये तो हमारा प्री इंडिपेंडेंस में हो गया, है ना, मतलब आजादी से पहले।
आजादी से पहले मतलब ब्रिटिश के टाइम पे हमारा क्या होगा कि हमारे बहुत सारे एक्सप्लोइटेटिव, है ना, पॉलिसी हुआ करते थे, राइट। जो कि और उसके बाद, एक सेकंड गाइस, हाँ, तो बेसिकली हमारा जो होता था शोषण, शोषक, ओके। तो बेसिकली हमारा ये एक हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड बन गया, राइट। यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारा कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात आती है। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम आएंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कब से शुरू होता है, आज़ादी से अभी तक। तो अब आप यहाँ पे भी आज़ादी के इमीडिएट बाद कुछ हुआ होगा, है ना, आज़ादी के फिर 10 साल बाद कुछ हुआ होगा, फिर 20 साल बाद, अभी हम 70 साल में, आज़ादी के 70 साल में। तो आप एक साथ को इसको तो नहीं डायरेक्टली लिख सकते हो। आप सबसे पहले जो रिफॉर्म्स हुआ हमारा, वो पहले मतलब अर्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं शुरुआती दौर में, है ना, अर्ली जो रिफॉर्म्स हुआ था, है ना, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही, राइट। तो जिसमें से हम अर्ली को मतलब शुरुआती दौर में हम क्या बोले थे, जो ब्रिटिश का जमींदारी सिस्टम था, राइट। अब ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, जब आप लोग पढ़ते थे जमींदारी सिस्टम, राइट। जमींदारी सिस्टम पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे हिस्ट्री में, जमींदारी सिस्टम। तो जिसमें से आप महलवारी ये सब पढ़ते हो हिस्ट्री में। तो अब वो सब सिस्टम को क्या क्या, है ना, हटा दिया गया, है ना। एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ओके। जो जमींदारी सिस्टम चल के आ रही थी, ठीक है, उसको हटा दिया। वो कब हुआ, मतलब आज़ादी के अर्ली स्टेजेस में, है ना, आज़ादी के बाद हमारा अर्ली स्टेज में। इसका मतलब जो हमारा लैंड लॉर्ड हुआ करता था, लैंड लॉर्ड, वो पोस्ट नहीं रहा, उसको हटा दिया गया, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। और जब लैंड लॉर्ड नहीं है तो अब लैंड लॉर्ड क्या कर रहा था, ये भी आपको तो पता होना चाहिए, ये सीलिंग टाइप का होता था, ठीक है ना। अगर लैंड लॉर्ड है तो अब बताया कि हमारे पास कितना होना चाहिए जमीन, है ना, लिमिट बेसिकली, है ना, हाउ मच लैंड वन पर्सन कुड हैव ओन, है ना, ओनरशिप। तो अब वो चीज खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका पहला रिफॉर्म्स हो जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स, है ना, लैंड रिफॉर्म्स हो गया। और लैंड रिफॉर्म्स में आप ये वाला चीज डाल सकते हो कि एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, है ना, ऑफ सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, है ना, कि आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ होना ही चाहिए, नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, अब अगर हम किसी लैंडलॉर्ड को ही नहीं रखेंगे, इस पोजीशन को ही हटा देंगे, तो इससे हमारा क्या हुआ, सोसाइटी में इक्विटी आ जाएगा, है ना। आप पढ़ते हो सोशल इक्विटी, है ना, और इंक्लूजन, है ना। तो इक्विटी मतलब क्या, समानता आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, फार्मर्स में सिक्योरिटी आ जाएगा, ऑल राइट। और जो अब इक्विटी मतलब क्या, अगर समानता अगर किसान को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूरल जो पॉवर्टी है गांव में, है ना, किसान कहाँ पे रहेगा, गांव में रहेगा ऑब्वियसली, है ना। जो गरीबी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब आपका बेसिक बेसिक चीजें हैं। फिर अब हम बात, अब फिर मेजर जो आपका रिफॉर्म्स आता है कब, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये भी आपको डालना था क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही क्या पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स व्हिच आर डन इन इंडिया, ओके। बट रिसेंट, रिसेंट का मतलब ये नहीं कि पूछा है तो रिसेंट ही डालेंगे, हमको बिल्कुल बेसिक से आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा कैसे कैसे क्या हुआ, राइट। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, 60 के दशक में आया, है ना। 60 टू 70, 80 भी बोल सकते हो, राइट, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सिर्फ इतने ही लिख सकते हो क्या कि हमारा स्वामीनाथन था, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और केमिकल और इरिगेशन सिस्टम को बूस्ट किया, नहीं। उससे पहले अगर आपको, अगर दूसरे से अलग होना है तो फिर आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। सीधे ग्रीन रेवोल्यूशन जितना आप नॉर्मल जानता है बच्चा, उससे आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो और यू कैन से दैट, यहाँ से, उससे पहले देखो, यहाँ पे आपका एक आया था, एक सेकंड, वन सेकंड, स्वामीनाथन की जब बात आ ही गया है तो स्वामीनाथन से, एक सेकंड गाइस, हाँ, हाँ, यहाँ पे ओके। नाउ तो हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से हमको क्या 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 इसमें ऐड कर सकते हैं बताओ।
ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत चीज रहेगा। वन सेकंड गाइस, ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या डाल सकते हो, स्वामीनाथन, ओके। इतने सारे पॉइंट है ना, मैं मतलब अभी आपको ये सोच रहा हूँ कि कौन सा आपको पहले बताऊँ कौन सा बाद में बताऊँ, है ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या बताऊँ आपको। तो चलो सबसे पहले हम अभी इसी को डील कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको, ओके। तो ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने बताया। अब ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन मकसद क्या था, क्या हम ये हम कब किए थे, हम मजबूरी में किए थे, है ना, मजबूरी में किए थे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि हमारे उस टाइम फेमाइन काफी होता था, है ना, मतलब अकाल जो होता था बहुत पड़ता था, तो हमारे हमारे पास फूड सिक्योरिटी के लिए हमको ये मजबूरी में करना पड़ा, ओके। रेवोल्यूशन, तो बेसिकली फूड प्रोडक्शन को हमको इंक्रीज करना था, खासकर किसमें, राइस और व्हीट में, है ना, गेहूं और चावल। इसके लिए हमने क्या क्या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया, हाई यील्ड सीड का मतलब जो उच्च उपजाऊ वाला जो बीज है उसका प्रयोग किया, और अच्छे से सिंचाई संसाधन का ये किया। और जो एम एस स्वामीनाथन है, इस इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, फादर ऑफ ग्रीन। बट क्या इन्होंने किन्हीं का हेल्प नहीं लिया था, लिया था, है ना। वो किनका नाम आप जानते हो, है ना, एक दूसरा जो ये इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है, बट एक और है उसका, नोमन बोरलॉग, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इन्होंने सपोर्ट किसका लिया, यूएस का लिया था, और मैक्सिको का लिया था, है ना। किसके लिए, सीड जो बीज है उसका डिफरेंट डिफरेंट हाई यील्ड वैरायटी के लिए लिया था, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हमको क्या हुआ, हमारा जब पहला ही जो फूड प्रोडक्शन हो गया, डबल्ड हो गया, है ना, अब हमारे पास डबल्ड हो गया। और हम लोग किस किस एरिया में किए थे ये सबको पता है आपको, है ना, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इतना क्या था। और यहीं से आपका क्या हो गया, जो हमारा फेमाइन होता था, अकाल पड़ता था, फूड सिक्योरिटी का हमारे पास प्रॉब्लम थी, अब हम क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, एटलीस्ट किसमें, खाने में, है ना, फूड के लिए हम क्या हो गए, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया नाउ। बट ये यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ गए, क्या है, क्या हमारे इश्यूज क्या है, बहुत सारे इश्यूज हो गया कि रीजनल हर जगह मतलब यूपी को छोड़ के, है ना, मतलब वेस्टर्न यूपी, है ना, वेस्टर्न यूपी को छोड़ के, और पंजाब को छोड़ के, और आपका हरियाणा को छोड़ के, बाकी जगह में क्या नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या हुआ कि एक बैलेंस अप्रोच नहीं था, दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस, ओके, रीजनल इम्बैलेंस। अभी और अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। तीसरा पॉइंट हमने पहला क्या बताया, प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस। सेकंड में बताया पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में पहला क्या बताया, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, जमींदारी सिस्टम को हटाना। सेकंड का मैंने क्या बताया, ये हमारा हो गया कौन सा, ग्रीन रेवोल्यूशन। थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं नाबार्ड, है ना, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल मतलब हम कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन का हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, रिफॉर्म्स। ये 1980s और 1990 तक बोल सकते हो, ओके। अब हमने क्या किया, 1982 में हमने क्या बनाया, नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत लोगों को इसका नाम भी, फुल फॉर्म भी नहीं पता हो, मैंने बता दिया, लिखूंगा नहीं, ओके ना। अब ये इसका काम क्या होता है, कि अपने नाम से लग रहा है कि ये करता है किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर का बैंक है बेसिकली, इतना जान लो। तो ये क्या करता है, रूरल जो बैंक है, बैंक है तो क्या करेगा, क्रेडिट, ना, क्रेडिट ब्याज देगा, ठीक है, क्रेडिट, क्रेडिट, ओके, क्रेडिट नाउ। और यहीं से आपका एक्स एमएसपी का बेसिकली जन्म हो जाता है ना। दिस इज द
एक्सपेंशन ऑफ एमएसपी, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। यहीं से आपका फिर आगे बढ़ता है, तो यहीं से और आ जाता है क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा, है ना, क्रॉप इंश्योरेंस। तो ऐसे धीरे धीरे डेवलप होते जाता है ना। और जो भी इरिगेशन का स्कीम है, इरिगेशन का स्कीम, इरिगेशन का स्कीम, ओके। नाउ इसके बाद, इसके बाद 1991 में हम आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पांचवा हो गया 1991। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आपको पता है एलपीजी, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को हम क्या कर देते हैं, ये हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बट क्या एग्रीकल्चर में हम कुछ किए थे क्या, एग्रीकल्चर में भी एफडीआई वगैरह कुछ, ये हमने उस टाइम पे मोस्टली अनटच्ड, ज़्यादा हमने नहीं किया था, ठीक है। बट हमने क्या किया था, हमने एक काम किया था यहाँ पे कि जो हमारा मार्केट बेस्ड प्राइसिंग है ना, मार्केट बेस्ड प्राइस, क्योंकि एमएसपी हमारे पास उस समय आ गया था, है ना, एमएसपी आ गया था, हमने बताया यहीं पे एमएसपी आ गया था। तो हमने क्या किया कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग लाया, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ से हमने एक काम स्टार्ट किया कि सिंस हम एलपीजी को ला चुके थे, तो हमने अब क्या किया, एक तरह से हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ चुके थे, ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम एक्सपोर्ट की तरफ हमने फोकस करना शुरुआत कर दिया था, है ना, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस करना शुरू कर दिया था। नाउ हम अब क्या किए कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, और खुद का जो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई प्लस खुद का इन्वेस्टमेंट, ये अभी तक हमने मतलब खुद का, खुद के लिए तो कोई इशू नहीं है ना, बट एफडीआई के लिए ऑलमोस्ट हमने क्या किया था, अभी तक टच नहीं किया था। तो उतना खास हमारे पास इन्वेस्टमेंट का उतना स्कोप, मतलब आई मीन कैपिटल हुआ नहीं करता था, ठीक है। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट क्या होता था, लो होता था, लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन खासकर किसमें, आरएनडी में, ओके, आरएनडी में। तो अगेन फार्मर के पास एज सच बहुत सारा चीजें हुआ नहीं करता था, मतलब, ठीक है। उसके बाद फिर हम 6 पॉइंट क्या लिखेंगे, 6 पॉइंट में हम लिखेंगे 2000 से लेके 2010 तक, यूँ बोल सकते हैं ना। यहाँ पे आपको क्या आया, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम आ गया, फॉर एग्जांपल आपका राष्ट्रीय कृषि विकास इसको योजना, राइट, ये लाया गया। ये आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आप पढ़िएगा कभी, अगर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या करता है, ठीक है। फिर आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर पे मिशन को लेके आया गया, है ना, हॉर्टिकल्चर मिशन, ओके। तो अभी और बहुत सारी चीजें आता है ना, अभी बताऊंगा मैं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, बागवानी बोलते हैं, राइट, बागवानी, ठीक है। तो अब नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, सिंपल सा बात है, राष्ट्रीय। और ये हो गया मिशन का मिशन। तो इस टाइप का चीजें गवर्नमेंट लेके आने लगी, ठीक है। उसके बाद सी में सोयल हेल्थ कार्ड, ये सब को देखो आप, आपने सुना होगा, है ना, सोयल हेल्थ कार्ड, राइट। ये सब चीज आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता है, बताइए। तो यही सब चीजें आपको लिखना होता है, अभी और आगे डिटेल्स बताऊंगा अभी, ओके। फिर आपको ये बेसिकली हेल्थ कार्ड समझ रहे हो ना, इतना इतना तो हिंदी आपको पता है ना, तो इतना मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, राइट। फिर बहुत सारी इरिगेशन स्कीम, सिंचाई के लिए बहुत सारी स्कीम। फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन हो जाता है ई नैम, ठीक है। आई होप कि ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो पढ़िएगा, या तो मैं ही बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद 2014 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, है ना, ये आपका हो गया तरह से 7वां पॉइंट, क्या हो जाएगा, ये पीएम किसान, है ना, पीएम किसान।
ये यहाँ से टिल नाउ ये बोल सकते हो, टिल नाउ, ओके, टिल नाउ पीएम किसान, है ना। अब जिसमें से क्या होता है, आपका डीबीटी स्कीम, है ना, मोदी आया तो डीबीटी स्कीम आपको पता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपका 6,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, सॉरी पर ईयर, ओके। देन बी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक ये हमारा सातवां था, राइट, हाँ, 2014 से टिल नाउ। तो आपको ऐसे लिखने होते हैं पॉइंट बना बना के, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बताया पीएम किसान, ओके। देन आपको बताया कि पीएम फसल बीमा योजना, ओके, फसल बीमा योजना, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, राइट। बीमा मतलब क्या, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, ऑल राइट। फिर हम इसको इनेम का फर्दर एक्सपेंशन हम किए हैं, ठीक है। अब हम जहाँ पे मंडी को लिंक कर दिए हैं, राइट, मंडीज को लिंक कर दिए मार्केट ऑनलाइन के लिए, है ना। और अब सॉयल हेल्थ के लिए भी और फर्दर काम हुआ है यहाँ पे, सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलाइजर रिफॉर्म्स, या तो अलग से लिखो, सॉयल हेल्थ फर्टिलाइजर रिफॉर्म्स, ठीक है। जिसमें से आपको पता है ना कि ये सब आपने सुना होगा फर्स्ट टर्म में, जो नीम कोटेड यूरिया वगैरह, राइट, नीम कोटेड यूरिया, ये सब किस में आ जाएगा, ये फर्टिलाइजर रिफॉर्म्स के अंदर आ जाएगा, राइट। यूरिया किस क्या है, फर्टिलाइजर है। अब सोयल हेल्थ कार्ड के लिए, फिर उसके बाद जो मेन एक और आता है, एक जो 3 कृषि कानून लाया गया था, 3 कंट्रोवर्शियल लॉज, है ना, वो तो आपको चलो ठीक है, वो बाद में रिपील कर दिया गया, है ना। ये 2020-21 में लाया गया था, राइट, 20-21 में। तो हालांकि वो रिपील हो गया है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उसको मेंशन करना भी जरूरत है कि वो बेसिकली 3 लॉस, ओके, वो ये रिलेटेड किससे था, एपीएमसी से था, है ना, एपीएमसी से रिलेटेड था। नाउ अब हम और कुछ देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे है क्या, अभी भी बहुत सारे हैं, है ना। कौन सा, अभी हमारा फोकस किधर है, डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ, डिजिटल एग्रीकल्चर, ठीक है। अब डिजिटल एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, अब बताओ कि जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स है, आप झारखंड में भी देखते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, झारखंड का भूमि बैंक बोलते हैं, राइट, है ना, झारभूमि, राइट, झारभूमि बोलते हैं, राइट। तो अगर आप देखो कि लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करना, ऑनलाइन करना, एग्जाम्पल जैसे कि हम झारखंड में क्या है, झारभूमि है, राइट, झारभूमि, ओके, झारभूमि, सिमिलरली वहाँ पे भी है, अब डिजिटलाइजेशन, ठीक है। और क्या होगा, ड्रोन से हम क्या करेंगे, ड्रोन के हम सिंचाई करेंगे, है ना, या तो पेस्टिसाइड करेंगे, राइट, ड्रोन का यूज करेंगे, एआई का करेंगे, तो बहुत सारी चीजें भी है, ये सब ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे भी हो रहे हैं, है ना। तो अभी अगर हम बात करें, तो इतना करने के बावजूद भी, अभी अभी अगर हम देखेंगे कि इतना करने के बाद हमने क्या पाया, और क्या क्या पाया, क्या पाया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना होगा, क्या पाया और खोया तो नहीं है, लेकिन हमको अभी भी क्या चैलेंज है, राइट, इतना सारा करने के बाद हमने अब कितने सारे रिफॉर्म्स कर दिए, राइट। तो अगर हमने इतने सारे पहले किए, तो हमने खोया का तो नहीं बोलूंगा, चैलेंज, तो चैलेंज क्या क्या है, अभी भी हम पीडीएस सिस्टम को यूज करते हैं, दैट मीन्स कि एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट की बात हम करते हैं, लेकिन पॉवर्टी हमारा गया नहीं है, ठीक है। और पीडीएस भी है, तो दैट इज नॉट एफिशिएंट, ओके, और यू कैन से इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट पीडीएस सिस्टम, ठीक है। और फ्रेगमेंटेड लैंड का तो इशू ही है। और हमारा अभी जो मेन इशू आ रहा है ना, वाटर जो लेवल है, वाटर का डिप्लीशन, है ना, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ठीक है। सॉयल का जो डैमेज है ना, जिसको हम लोग सॉयल डिग्रेडेशन बोलते हैं, डी, एक सेकेंड ना, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉयल डिग्रेडेशन। फिर आपका क्या हो गया, जो
ये हमारा मोस्टली जो वाटर डिप्लीशन और सॉइल डिग्रेडेशन अगेन जहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल मतलब सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था पंजाब वगैरह उसमें, है ना, बट बाकी जगह पे भी इसका इशू है ना, फर्टिलाइजर का इस। ओके, नाउ उसके बाद बात, और हम अभी भी जो एमएसपी है ना, सारे फसल पे हम लागू नहीं कर पाए, राइट, यस और नो। ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने क्या पाया, क्या अचीव किया, है ना, तो हमने जो फूड ग्रेन्स है ना, फूड ग्रेन्स, है ना, 300 प्लस मिलियन टन्स, ओके, इतना कर रहे हैं, ओके। और 2900 प्लस हमारे पास किया है बीज का वेराइटीज है, ओके। और पीएम किसान के तहत, पीएम किसान के तहत हम 3.75 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं, ओके, तो इतना चीज बेसिक हो गया। अभी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको, ठीक है, चलो अभी और बता सकता हूँ कि क्या क्या आप लिख सकते हो, है ना। अभी डिजिटल, जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं, राइट, विकसित भारत की, इसको भी ऐड कर सकते हो आप इसी क्वेश्चन में। विकसित भारत की हम बात करते हैं कब, हम कि हम 2047 तक हम विकसित भारत की बात करेंगे। तो क्या हम एग्रीकल्चर में हम कुछ डेटा डाल सकते हैं यहाँ से रिलेटेड, यस। तो देखो कि, और तब तक हमारा क्या हो जाएगा, आज़ादी का 100 साल पूरा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या बोला, क्योंकि हमारा देखो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो आज़ादी का 100 साल में हम चाह रहे हैं, हमारा देश चाह रहा है कि हम एक विकसित भारत बन जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, देखो, अब एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैंने बताया कि डिजिटलाइजेशन, एआई का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, है ना, जैसे कि हम जो आपके पेस्ट है ना, पेस्ट, इसको हम डिटेक्ट कर पाए, है ना, फिर हम जो ड्रोन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपना ये कर सकते हैं, अ, कीटनाशक दवा का यूज कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताइए, कर सकते हैं। एक सेकंड यार, हाँ, ये ब्लॉक क्यों हो रहा है, चलो, है ना, तो जितना भी कीटनाशक वगैरह है ये सब हम पता कर सकते हैं यूजिंग एआई, ओके। नाउ सिमिलरली, अब हम देखो, यहाँ पे आप एक चीज और आपको लिखना था, एक आपने नाम सुना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब अभी पिक्चर में आपको लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए, अभी बताऊंगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो अगर आप टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो अभी मैं आपको बोल बोल के थक जाऊंगा, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, ठीक है, फिर आपका एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके, ठीक है, मतलब जैविक खेती। तो इतना मैं पॉइंट डायमेंशन दे सकता हूँ कि आप लोग लिख के थक, मतलब मैं 5 घंटा भी इस टॉपिक में पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है, अब 40 मार्क्स तो छोड़ दो, 5 घंटा भी मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, राइट, ओके। और एक कॉन्सेप्ट आता है गाइस, रीजेनरेटिंग फार्मिंग। अब ये क्या होता है, आपने फार्मिंग के टाइप तो पढ़े होंगे बहुत सारे। अब रीजेनरेटिव फार्मिंग क्या होता है, अब रीजेनरेटिंग फार्मिंग का होता है क्या, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि आप यहाँ पे, है ना, जो मृदा है उसका जो स्वास्थ्य है, सॉइल हेल्थ का ख्याल रखते हो, है ना, और जो हार्मफुल केमिकल है जिसमें से आपका जो केमिकल है, केमिकल ऐसे भी हार्मफुल ही होता है ना, तो उसको कम से कम मिनिमाइज करो, और नेचर पे डिपेंड करो बेसिकली, है ना, नेचुरल तरीके से, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली अगर बोला जाए तो, ताकि आपका बायोडाइवर्सिटी में कोई असर ना हो। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से बायोडाइवर्स मतलब बायोडाइवर्सिटी आ गया, तो यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो गई, है ना, बहुत सारे पॉइंट ऐसे निकल सकते हैं। तो और ये सब तो आपको चाहिए होता है लिखने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, इंडिया में हम एक पॉलिसी बना सकते हैं, राइट, नेशनल लेवल पे, ओके। नाउ अभी हम क्या और कर सकते हैं, देख, और ड्रोन का मैंने बता दिया कि ड्रोन का यूज हमको करना है ना, ड्रोन का, ओके। और जब हमने एक पॉइंट यहाँ पे बताया, कहाँ पे, इनसफिशियंट पीडीएस, तो क्यों, क्योंकि जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला
पार्ट होता है, राइट। अब ये चीज पता है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लेके जब स्टेट में जब जाता है ना, गोडाउन में, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीकेज होता है। अब उस लीकेज को कम करने के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि डिजिटल एग्रीकल्चर, तो वहां से हम ब्लॉकचेन को भी यूज कर सकते हैं, है ना, ब्लॉकचेन। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इस टॉपिक को बताने के लिए, ओके। तो चलो अब हम फिर ये तो और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अब हमारा जो ड्यू टू यहाँ पे एक टॉपिक पॉइंट बताया कि नेचर, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड। अब क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए मुझे अब फार्मिंग करना पड़ेगा एग्रीकल्चर के लिए, राइट। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज से हमारा क्या इम्पैक्ट हो रहा है, देखो एक सही टाइम पे हमारा बारिश नहीं हो रही है ना। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो मानसून डिपेंडेंट है, ठीक है। ये आपने आप समझते हो एक चीज, रेन फेड एग्रीकल्चर, है ना, ये सब आप पढ़ना है एग्रीकल्चर में टॉपिक पे, है ना, रेन फेड एग्रीकल्चर बहुत सारे टॉपिक होता है, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं, और मानसून के चलते हमारा क्या होता है, वर्षा जो है अब आएगा तो तबाही मचा देगा, बारिश होगा तो बहुत ज्यादा होगा, और नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको जो क्लाइमेट रेजिलेंट जो फसल है ना, जैसे कि पीएम कुसुम का आपने नाम सुना होगा, है ना, एक योजना है पीएम कुसुम। अब पीएम कुसुम क्या करता है, पीएम कुसुम जो है ना सोलर पावर की बात करता है ना, सोलर पावर का सिंचाई करना, है ना। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, मतलब ड्रिप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, माइक्रो लेवल पे। तो ये सब चीज पे भी फोकस करना पड़ता है, इसको भी आप लिख सकते हो इसी चीज में। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फिर और सारे क्या क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी एक चीज देखो, चलो थोड़ा सा एमएसपी वाला तो बता दिया, राइट, और क्या हो सकता है। हाँ, अभी देखो थोड़ा कुछ, अब इतना थियरी थियरी हो गया, कुछ डेटा आपको ना, कुछ डेटा मिस हो रहा है। अब तो डेटा देखो, हमारा आज़ादी के कितना साल हो गया, 70+ ईयर हो गए, है ना, 70+। और हम चाह रहे हैं कि 100 ईयर्स तक हम विकसित भारत बने, यही हमने देखा अभी कि विकसित भारत बने, ओके, आज़ादी के 100 साल में। तो अभी भी हमारा जो 60%, 68% जो पॉपुलेशन है, कहाँ पे रह रहा है, गांव में रह रहा है। आज़ादी के 70 साल में, 70+ मतलब 70-75 साल में जितना भी है, तो और इतना पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक और एग्रीकल्चर का जो है, तो एक, अब यहाँ से इकोनॉमिक को लेकर जाओ कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सभी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अब इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कंट्रीब्यूशन है 90, 1950 और आज की ले लो, मान के चलो 2020, है ना, आज का नहीं, थोड़ा सा ले लो। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है ये यहाँ था 61.7%, ठीक है। और ये हो गया है आपका 46.5%। दैट मीन्स ये नंबर जो है ना, आपको, दिस इज ए ह्यूज नंबर। अगर आपका आज़ादी के 70 साल, 75 साल में भी, आज़ादी के बाद इतना बड़ा पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, तो आप विकसित भारत की कल्पना कैसे कर सकते हो। आपका ये डेटा ट्रांसफर होना चाहिए था कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर से हट के टर्सरी सेक्टर में, ओके, टर्सरी सेक्टर में नाउ, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक फसल डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ पे आपको बात बताना था, फसल का जो विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, वो भी आपको लिखना चाहिए था, है ना। जैसे कि एक साथ में सिर्फ हम, अभी हमने क्या बताया, जब ग्रीन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वो पॉइंट कहाँ गया यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट, सॉरी व्हीट और राइस में फोकस किया। हम अभी क्रॉप रोटेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसके साथ हम हॉर्टिकल्चर पे भी तो जा सकते हैं,
राइट, हॉर्टिकल्चर में जाओ। हम सिर्फ मतलब चावल और गेहूं ही क्यों करेंगे, हम इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि पल्सेस हो गया, है ना, पल्सेस हो गया, ताकि क्या होगा, हमारा जो हमारा मृदा है उस पर भी लोड ना हो और उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चाहिए मृदा को, वो मिलता रहे, राइट। अब एक चीज और इसी को हम लोग एक टर्म में बोलते हैं, इसको एग्रीकल्चर के टर्म में, देखो उसको मैं क्या लिखूंगा। एक होता है सब सबसिस्टेंस फार्मिंग, ओके, सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आप बताना इसका हिंदी क्या होता है, ओके। और दूसरा क्या होता है, अब दूसरा क्या होता है बताओ। सब सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि ये बेसिकली आप खुद के यूज के लिए करते हो, नॉट फॉर सेल बेसिकली, है ना। आप बिजनेस पर्पस के लिए नहीं करते हो कि हम करेंगे इसको, हम बेचेंगे मार्केट में लग के, ओके। तो आपको खुद के लिए जितना जरूरत है उतना करते हो। तो क्या इससे आपका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। और इसी को हम, यहाँ से आपका और पॉइंट निकल के आ जाता है, जो प्रिमिटिव होता है ना ट्रेडिशनली, जो हम फायर मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, आग, जो नॉर्थ ईस्ट में हम क्या करते हैं, इसको झूम खेती करते हैं ना, झूमिंग, ठीक है। और तो तमिलनाडु में पोडू बोलते हैं, सॉरी तेलंगाना में पोडू बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग बोलते हैं, राइट। तो अब हमको फोकस, हमको सब सिस्टम फार्मिंग की तरफ ना रख के हमको अब शिफ्ट करना पड़ेगा मार्केट ओरिएंटेड, है ना, जहाँ पे हम सेल कर पाएंगे, है ना, मार्केट ओरिएंटेड, ओके। तो ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा, ऑल राइट, ओके। फिर और डेटा और चाहिए तो डेटा दे सकता हूँ मैं कि, वन सेकेंड, ओके। तो इसके बाद, ऑल राइट, ओके। तो उसके बाद भी ये डेटा डाल सकते हो कि हमारे अ, किसान की जो पॉपुलेशन है ना, कि कितना परसेंट हमारा फार्मर स्मॉल है ना, कि और क्राइटेरिया क्या है कि कितने हेक्टर से कम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, मार्जिनल फार्मर। मतलब बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक बताने के लिए बहुत सारी चीजें है ना। तो फिर एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ना, चलो। आपने नाम सुना होगा एफपीओ का, है ना, फार्मर जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये, है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, है ना, और कॉस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है। और किसान से के साथ मिल के क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ओके। ये भी आपको लिखना चाहिए। और मानसून पे हमने बता दिया कि जो इरिगेशन है, हम अभी भी क्या है, 55% जो मतलब इंडिया में जो फार्म लैंड है, जहाँ पे खेती होती है लैंड में, फार्म लैंड जिसको बोलते हैं, 55% ओनली, ठीक है। जो कृषि होती है वो कैनाल के माध्यम से होती है, या तो कुएं के माध्यम से, ठीक है। रेस्ट ऑल आर डिपेंडेंट ऑन मानसून, ठीक है। बाकी हम सब मानसून पे डिपेंड करते हैं। तो हमको भी बहुत कुछ करने की जरूरत है ना। तो ये सब किस में, मतलब रिफॉर्म्स और ये सब टॉपिक में ये सब आ जाएगा, राइट, ओके। तो फिर उसके बाद मंडी के बारे में आपको लिखना है अभी, है ना। कौन सा चीज़ें, जैसे कि एमएसपी के बारे में मैं डिटेल्स में बताया ही नहीं, एमएसपी को और डिटेल में ले सकते हो, है ना। ये आपका 1965 में शुरू हुआ, ठीक है। और कौन कौन से स्टार्टिंग का फसल में लाया गया, है ना। फिर एमएसपी अभी तक क्यों सारे प्रोडक्ट्स पे, मतलब फसल पे लागू नहीं हो पाया, वो सारी चीज़ें अभी भी है, ठीक है। और और क्या बोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के साथ साथ हम उसका एलाइड सेक्टर पे भी हम रिफॉर्म्स की जरूरत है ना। तो ये भी बोल सकते हैं कि देखो, है ना, कि हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर बता दिया, बागवानी, है ना, हॉर्टिकल्चर जहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब फ्रूट्स भी हम उगाएंगे, वेजिटेबल्स भी हम उगाएंगे, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
not only rice and wheat. ओके, सिमिलरली हमने बताया कि अभी हमारा 2900 प्लस सीड्स का वैरायटी आ चुका है ना। और हम क्या करते हैं, फिशिंग को, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, हमने अभी एक मखाना बोर्ड का स्थापना किया, कहाँ पे, बिहार में, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक फार्मर का, किसान जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए ही लाया गया है बिहार में, राइट। तो समझ सकते हो कि मतलब बहुत सारे हैं यार, मैं क्या बताऊं। एक लखपति दीदी करके योजना है ना। तो उसके बाद फिर अगर आपको और लिखना है डिटेल्स में, तो आप यहाँ से अभी इनेम वगैरह को भी लिख सकते हो, है ना। इनेम को लिख सकते हो, ठीक है। एपीएमसी को लिख सकते हो, बहुत डिटेल्स में लिख सकते हो सबको, है ना। कि इलेक्ट्रो, ये क्या इनेम का मतलब क्या होता है पता है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना। आप यहाँ से ये टर्म आ गया, विकसित भारत में बोल रहे तो वन नेशन वन मार्केट, ठीक है, वन नेशन वन मार्केट, ओके। और ये नेम का बता दिया कि क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। सिमिलरली एपीएमसी का क्या होता है, एपीएमसी का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ओके। तो ये सब चीजें आपको एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम बना के साथ आपको ये सब ये करना है, राइट। और इनेम लाने से क्या फायदा हुआ, और इनेम से पहले कंपैरिजन का भी, जैसे कि लाइसेंसिंग का, मार्केट फ्री का, ट्रेडर का प्रेजेंस, है ना, क्वालिटी टेस्टिंग, पेमेंट, बायर, और ग्लोबल लेवल पे, मतलब समझ रहे। ऑल राइट। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, है ना। अभी और कुछ बताना था लेकिन, थैंक यू सो मच।